नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। और जेटेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि जेटेट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और सिर्फ क्लासेस ही स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जी हाँ, आपके लिए टेलीग्राम चैनल उपलब्ध हो गया है। आज से आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो ये क्लासेस आज से स्टार्ट है। क्या चीज़ की क्लासेस है? जेटेट, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसका कि नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। और आपका एग्जाम्स कब होगा ये भी बता दूं। टेंटेटिव एग्जाम्स आपका 15 सितंबर के बाद होगा। एग्जाम्स आपका कब होगा? 15 सितंबर के बाद आपका एग्जाम होगा। यानी आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो इस कम समय में आपको तैयारी कैसी करनी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और तैयारी का जो सबसे बेस्ट जो है रास्ता, उस पर जाएंगे हम लोग। और आज आप देख पा रहे होंगे क्या है? हिंदी 1 to 5 लेवल हमारा 1 to 5, 6 to 8 का भी क्लास होगा। अभी स्टार्टिंग हम लोग 1 to 5 के लिए कर रहे हैं। तो 1 to 5 का लेवल 1 to 5 का जो 2012 में जेटेट हुआ था ना, उसका एक पेपर हम लेकर आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं आपके लिए, क्योंकि जिसकी तैयारी करनी है ना, उसका सबसे बेस्ट जो तरीका होता है सफल अगर आपको होना है, तो आपको सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए और दूसरा प्रीवियस ईयर देखना चाहिए। इसके बाद आप तैयारी शुरू करें। पहले प्रीवियस ईयर और सिलेबस को समझ लें तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार का प्रश्न आता है। हजारों बुक्स पढ़े हुए हैं मार्केट में, हजारों चैनल है यूट्यूब पर, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये क्लियर होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। नहीं तो आप मार्केटिंग के चक्कर में, लाखों बुक्स के चक्कर में, बहुत सारे चैनल्स के चक्कर में आप रह जाएंगे और तैयारी नहीं कर पाएंगे। सबका तरीका आखिर अलग अलग होता है, लेकिन मेरा जो तरीका है जो 100% ऑलवेज सफल होता है, 99% स्टूडेंट का यही तरीका होना चाहिए। सबसे पहला, अभी हम लोग पहला ही क्लास ले रहे हैं। अभी जो 5 यूनिट है ना, लेवल 1 में कितने यूनिट है? 5 यूनिट, 5 सब्जेक्ट का। तो पांचों सब्जेक्ट का हम लोग प्रीवियस ईयर ही पहले सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के बाद आपको पता चल जाएगा हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए आज के क्लासेस में आपके लिए प्रीवियस ईयर लेकर आया हूं 2012 का, और ये आपके लिए सक्सेस स्ट्रेटजी में नंबर 1 है, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और कैसे प्रश्न आए थे आप इसको देखें और इसी के अनुसार स्ट्रेटजी बनाया। क्योंकि देखिए, क्वेश्चंस जो सेट करते हैं ना, हमारे जैसे ही टीचर्स होते हैं, ठीक है। हमको भी मौका मिला कभी क्वेश्चन सेट करने का। तो इसमें जो गाइडलाइन मिला ना, हम लोगों को जो गाइडलाइन मिला कि क्वेश्चंस आपको सेट जो करना है, जो गाइडलाइन मिला हम लोग को, तो हम लोग को पहले ही गवर्नमेंट के लेवल से अधिकारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देते। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पहले थे, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे कोई भी सेटर हो क्वेश्चन का, उसका तरीका उसके पहले प्रीवियस इसको दिया जाता है। ये नहीं कि आप आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दे, पूरा हार्ड कर दे। सारा रिस्ट्रिक्शन रहता है कि सिलेबस के अंदर पूछना है, बहुत टफ भी नहीं हो, बहुत लो भी नहीं हो ना, इजी भी नहीं हो, बहुत हार्ड भी नहीं हो, क्वेश्चन बैलेंस हो। इसके लिए जरूरी है प्रीवियस ईयर। जो भी जेटर का क्वेश्चन सेट करेंगे उनके पास प्रीवियस ईयर रहेगा। जो मैं क्वेश्चन आप सभी को दे रहा हूं 2012 का, जो सेट क्वेश्चन करेगा ना, उसके पास भी ये क्वेश्चन जाएगा, उसके पास भी सिलेबस जाएगा, उसके बाद ही वो क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। क्योंकि उसको बैलेंस रखना पड़ता है। ये नहीं कि अचानक से हम बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछने शुरू कर दें या बिल्कुल इजी कर दें। तो उनको इसमें ढलने के लिए प्रीवियस ईयर देखना जरूरी होता है। मैं अभी तक आपको क्या बता रहा था कि प्रीवियस ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और मैंने पहले ही क्लास में आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्यों लाया है, ठीक है। तो हिंदी को क्यों लाया, इसके पीछे भी रीजन है। सबसे आसान लगता है, सभी को आसान लगता है, तो सबसे पहले हम लोग हिंदी को लेकर आए। तो इसके बाद जो भी आपका यूनिट में जो जो सब्जेक्ट बनता जाएगा, पांचों का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। जब प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा, फिर एक सिलेबस को फिर से डिस्कस करेंगे, और तब आपको हम बताएंगे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कितने कम समय में किस प्रकार बेस्ट प्रिपरेशन हो सकती है। आपको सफलता 100% मिलेगी इस तरह की अगर तैयारी करेंगे तो चलिए आज हम लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं
और स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी के बीच अब प्रश्न आना शुरू हो गया। ये सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। हिंदी, और ये कब का जेटेट है? 2012 का। 2012 का जेटेट का हिंदी का पहला प्रश्न। देखिए कितना इजी प्रश्न पूछा जाता है, कितना सामान्य सा प्रश्न रहता है। लेकिन जब आप देखेंगे अगर कोई बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं ना, क्या होता है, पूरा ग्रामर उसको पढ़ाया जाता है। अरे भाई ग्रामर का क्या, उसको टीचर बनना है हिंदी का, उसको हिंदी का ग्रामर जितना पढ़ाया जा रहा है उतना तो पूछा ही नहीं जा रहा है। आपसे ग्रामर किस लेवल का पूछा जा रहा है आप देखिए, बहुत ही गिने चुने क्वेश्चन हैं। आप अगर ग्रामर को जिस गहराई से पढ़ाया जाता है, पूरा ग्रामर को ही पढ़ा दिया था हिंदी का, जबकि आपको यहाँ पर हिंदी का टीचर नहीं बनना है ना। 1 to 5 में पर्टिकुलर नहीं होता कि हिंदी का टीचर बनना है, सबका लेवल है। ये सामान्य सा प्रश्न बताइए, ये कितना किस लेवल का प्रश्न है? आप बचपन में 5 में आप इसको पढ़ लिए होंगे, 5 में ही इसको पढ़ लिए होंगे। क्या है प्रश्न देखिए, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये 5 लेवल का प्रश्न रहता है कि नहीं? और आपको पढ़ाना किसको है? 1 to 5 को। आप ये सोच के चलिए, एक 5 के बच्चे को जितना जानना चाहिए प्रश्न भी उसी लेवल का आएगा। जब आप कोई कोचिंग जाते हैं ना, आपको पूरा ग्रामर पढ़ा दिया जाता है, इतना डिफिकल्ट दिखाया जाता है हिंदी को कि लगता है हमसे तो होगा ही नहीं भाई। अरे आपको 1 to 5 के बच्चे को पढ़ाना है, तो आपका जो मेंटल एबिलिटी जो चेक किया जाता है ना, 1 to 5 के बच्चे को पढ़ाने लायक है कि नहीं। तो 5 तक का जो सिलेबस है ना, उसको आप अच्छे से कवर कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है, उस तरह का प्रश्न आएगा। हालांकि सारा कुछ लिखा हुआ है, आपका जो सिलेबस को हम लोग डिस्कशन करेंगे, किस लेवल का प्रश्न आएगा, कितना आपका स्तर रहेगा, और इसके बाद क्या क्या पढ़ना है, उन सभी चीजों को। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? गिरि, भूमि, भूधर या मंजरी। तो क्या है पृथ्वी का पर्यायवाची? पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? भूमि यहाँ पर है, ऑप्शन के अनुसार भूमि है। हालांकि और भी पर्यायवाची है इनका, भूमि है, धरा है ना, धरती है। तो आपका ऑप्शन के अनुसार क्या आंसर हो जाएगा? बी। बहुत हार्ड है क्या? नहीं ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगर आप 2012 में एग्जाम दे रहे होते तो निश्चय रूप से आप इसको सही करते कि नहीं करते ना? बिल्कुल करते हैं। और सबसे और एक इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए न्यूज है कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, क्लासेस जब स्टार्ट होगी आपके लिए टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया जाएगा, जहां पे आपको हम जेटेट का नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो आज जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक में आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे एवरीडे, है ना। एवरीडे आपको जेटेट का नोट्स प्रोवाइड करेंगे और विदाउट एनी कॉस्ट, कोई आपसे कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, फ्री में आपको नोट्स मिलेगा। दूसरा प्रश्न आपका 2012 का जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और फिर आप सभी के लिए क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन है दूसरा, क्या है? पंडित। पंडित शब्द जो है, पंडित शब्द इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा, है ना। पंडित का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? पहला प्रश्न किससे था? पर्यायवाची से। मतलब आपको पर्यायवाची शब्द रट लेना है। ये क्लियर है? क्या पढ़ना है आपको? पर्यायवाची शब्द पढ़ना है। अब यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग को पढ़ना है। आप एक डायरी में नोट करते चलें, है ना। इसके साथ मैं आपको बताते चलता हूँ क्या क्या आपको पढ़ लेना है। सबसे पहला आप लिखें पर्यायवाची शब्दों को याद करना है, नोटबुक दूसरा बनाए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों को याद कर लेना है, उसके तरीकों को याद करना है, कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। और जब हिंदी की क्लासेस करेंगे तो उसमें फिर बताएंगे भी। तो पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा? पंडिताइन या फिर पंडिताइन या लालाइन या फिर नारी। क्या होगा? पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो बातें करनी थी वो मैंने कर दी, आप सीधे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आप सॉल्व करने के बाद बताइएगा क्या बहुत हार्ड है 1 to 5 निकालना। जिस प्रकार आप कहीं ज्वाइन करते हैं जितना हार्ड बताया जाता है उतना हार्ड है क्या? अगला देखिए, अनुज। अनुज शब्द, एक शब्द है अनुज। अनुज मतलब क्या होता है? अनुज मतलब क्या होता है? छोटा, है ना। अनुज मतलब क्या होता है? छोटा। पहले आपको ये समझना होगा। तो अनुज शब्द का विपरीतार्थक यानी क्या हो गया? अपोजिट, उल्टा क्या होगा? अग्रज,
अचरज, अगर या फिर आश्चर्य। तो अनुज का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? अग्रज। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। कितना आसान है ना। तो जेटेट पास करना बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, मन से इस भ्रम को हटा दें कि जेटेट निकलेगा ही कि नहीं, आराम से निकलेगा, हंसते खेलते निकलेगा, बस आपको सही डायरेक्शन में चलना है। मान लीजिए आपका रेंज है 10 किलोमीटर तक एक साथ दौड़ने का, आप एक बार दौड़ते हैं 10 किलोमीटर तक दौड़ जाते हैं, लेकिन और आपको पहुंचना है वेस्ट साइड की ओर, है ना। वेस्ट में 10 किलोमीटर चलेंगे, आप अपना डेस्टिनेशन चले जाएंगे। लेकिन किसी ने अगर आपको रास्ता गलत बता दिया तो क्या, अगर ईस्ट के जगह वेस्ट के जगह ईस्ट बता दिया तो क्या आप पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पे? आपकी एनर्जी बहुत है, लेकिन एनर्जी कहाँ चला गया? दूसरे जगह लॉस हो गया। तो वही मेरा कहना है, अगर आपका डायरेक्शन सही है और उसी के अकॉर्डिंग आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो जेटेट आपकी मुट्ठी में है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न को पढ़ लिए होंगे। गुण, दोष, स्वभाव आदि शब्द किस वर्ग से आते हैं, यानी ये किस प्रकार के शब्द हैं? भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या फिर सर्वनाम है, या फिर विशेषण है। आप जानते हैं कि ये गुण, दोष, स्वभाव ये 3 शब्द हैं। आप चारों के बारे में जान रहे होंगे, हिंदी को थोड़ा पढ़े होंगे। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जिससे किसी वस्तु का स्वभाव, गुण, धर्म, दोष आदि का बोध होता है, उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुण भी है, दोष भी है, स्वभाव भी है, ये क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी जाति, है ना, जिससे किसी जाति समूह का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, जो सब संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार आपका ए हो गया राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रोहन तबला बजा रहा है। रोहन क्या बजा रहा है? तबला। रोहन तबला बजा रहा है। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को? रोहन तबला बजा रहा है। इसमें जो रेखांकित शब्द है आपका ऑप्शन में छूट गया है, रेखांकित। रेखांकित आपका ये वाला है रेखांकित। इसको क्या किया आपका, ये जो बजा है ना, बजा को रेखांकित किया गया है। तो क्वेश्चंस में जो रेखांकित शब्द है पूछा जा रहा आपसे, यहाँ पर रोहन तबला बजा रहा है, रेखांकित शब्द है। जो रेखांकित शब्द है आपका ये वाला रेखांकित शब्द, ये क्या है? विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है, या क्रिया है? क्या है ये? विशेषण क्या किसी की विशेषता बता रहा है क्या? यहाँ संज्ञा कौन है? रोहन। तो रोहन का विशेषता बता रहा है क्या ये? बजाना नहीं बता रहा है। अगर रहता रोहन बहुत अच्छा तबला बजा रहा है तब वो विशेषण होता। यहाँ वैसा वर्ड है क्या? तो ये विशेषण होगा? नहीं होगा। सर्वनाम किसको कहते हैं? जो संज्ञा के बदले आता। संज्ञा रोहन है, जैसे रोहन के बदले वह आएगा तो वह कहीं पर है तो ये सर्वनाम भी नहीं होगा। ठीक है, संज्ञा, संज्ञा तो रोहन है, जो काम करता है ना, जो कार्य करता है उसी को संज्ञा कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका संज्ञा भी नहीं है। इसके बाद क्या आ गया? क्रिया। क्रिया किसको कहते हैं? जिससे किसी काम का करना या होना बोध हो। तो काम क्या कर रहा है? वो बजा रहा है ना। तो बजाना क्रिया से ये बजा बना हुआ है ना। बजाना क्रिया से बजा बना हुआ है, तो ये क्या है? क्रिया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आज्ञा पालन करने वाले को कहते हैं। बहुत सा सामान जो अगर हिंदी नहीं भी पढ़ा है ना वो भी समझता है, कहता है ना ये मेरा आज्ञा का पालन करता है, ये मेरा आज्ञाकारी है, ये मेरा क्या है? आज्ञाकारी। तो देखिए ऑप्शन आपको मिल जाए तुरंत। ये सामान्य सा प्रश्न है, इसीलिए आपको हिंदी के ज्ञान का गोता नहीं लगाना है। जितना आपको पढ़ने से पास हो जाइएगा उतने पढ़ाना है। ज्ञान का कोई लिमिट है क्या? ज्ञान अथाह समुंदर है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या है? ज्ञान के उस समुंदर से जितना आपको चाहिए उतना पीना है। आप पूरा लेने के चक्कर में डूब जाइएगा। और ज्ञान
पूरा आपको लेना नहीं है, बस इस पार से उस पार आपको तैर के जाना है ना। आप समुद्र का गोता लगाने लगिएगा तो अथाह ज्ञान है ना, अथाह समुद्र में जैसे आप गोता लगाइए, कोई आदि ना अंत है, आप वहां डूब जाइएगा, थक जाइएगा, लेकिन आपको मंजिल नहीं मिलेगा। अगर इस पार से उस पार जाना है तो आपको क्या होगा, तैरना होगा, है ना, साइड से किनारे से निकल जाना होगा, वहां डुबकी नहीं लगाना है। तो बस पढ़ाई वही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वही है, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये डिसाइड कर लेना होगा, और उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी होगी, तभी सफल होंगे आप। ठीक है, तो चलिए, आज्ञा पालन करने वाले को क्या कहते हैं, आप समझ गए क्या कहते हैं उसको, आज्ञाकारी। आज्ञा पालन करने वाले को आज्ञाकारी, जरा डिस्कस नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जी हो जाएगा। हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं 2012 जेटेट एग्जाम्स का। चलिए आगे, प्रश्न आपके सामने रेडी है। क्या है, बुराई, मिठाई, चतुराई शब्दों में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है। आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाया जाएगा जब क्लासेस होगी, आपको 2 शब्द पढ़ाया जाएगा, एक उपसर्ग है ना, 2 शब्द पढ़ाया जाएगा, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय। तो यहाँ पर पूछा जाता है, पूछा गया आपसे प्रत्यय क्या है, प्रत्यय यहाँ पर कौन सा लगा हुआ है, बुराई, मिठाई और चतुराई में कौन सा प्रत्यय लगा गया है। तो उपसर्ग और प्रत्यय 2 चीज आपको पढ़ना है। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो अंत में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। यानी यहाँ पर अंत में क्या है, इसके अंत में क्या है, इसके अंत में क्या है, ये हुआ प्रत्यय। ठीक है, तो लास्ट में आपको क्या लग रहा है, बुराई, मिठाई, चतुराई, है ना, लास्ट में क्या है आपको प्रत्यय क्या लग रहा है सुनने में, मिठाई, तो क्या लग रहा है, आई, है ना, क्या लग रहा है, आई। देखिए यहाँ पे इसमें कंफ्यूज करेगा स्टूडेंट, है ना, बहुत, इसमें तो नहीं होगा, इसमें तो कंफ्यूज कोई करेगा नहीं, ये दोनों नहीं होगा, कंफ्यूजन यहाँ होगा, किसी को लगेगा रे दीर्घई भी हो सकता है, यहाँ भी दीर्घई है, यहाँ भी दीर्घई है, और अंत में जो आता है वो प्रत्यय होता है ना। लेकिन आप देखिए, अगर इसको हम दीर्घई को प्रत्यय मान लेंगे तो मिठाई को हमको क्या बोलना होगा, मिठाई, मिठाई बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, है ना। जैसे चतुराई, तो चतुरई, अगर हम इसको दीर्घई प्रत्यय मान लेंगे, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, चतुरई। यानी आपको आ लगा हुआ है ना, आ ई, तो आई प्रत्यय है, ये आपका सी नंबर आंसर होगा। तो सी नंबर के साथ हम लोग चलेंगे, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 आ गया, क्वेश्चन नंबर नहीं 8 आया नहीं है, आने वाला है ना, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 अब आ गया है। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसको आप पढ़ें अच्छे से, समझें, और ये सब बच्चा वाला सवाल है कि नहीं। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद, हिमालय, जब हम लोग संधि विच्छेद याद करते हैं ना, या करते थे बचपन में, तो हिमालय ही पहले ही याद करते ना, विद्यालय, हिमालय, देवालय, ये सब सबसे पहले ही याद करते थे। संधि विच्छेद में एंट्री जब करते थे तो पहला वर्ड यही सब होता था, तो वह हिमालय पूछ दिया। तो हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, बचपन में ही पढ़े होंगे आप लोग, हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय, हिमालय। ए नंबर आपका आंसर हो गया, ज्यादा डिस्कस भी इसमें नहीं करना है। संधि विच्छेद आपको पढ़ना है, इसका मतलब क्या हो गया है, संधि विच्छेद आपको पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है। अभी तक जो प्रश्न आया उसके अनुसार से क्या क्या मिला हमको, सबसे पहले पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, संधि विच्छेद पढ़ना है। इतना चीज अभी तक आ चुका है, तो उतने चीजों को हम लोग पढ़ना चालू कर देंगे ना। अगला है, अगला जो प्रश्न है आपके लिए वो अब थोड़ा ग्रामर से अलग प्रश्न है, ग्रामर से अलग प्रश्न है, ये आपका पेडागोजी का प्रश्न है। पेडागोजी का ये प्रश्न आ गया, पहला प्रश्न है पेडागोजी का, इसलिए हिंदी में सिर्फ ग्रामर ही नहीं है, पेडागोजी का भी सेक्शन होगा, तो पेडागोजी भी आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन है, और पेडागोजी देखिए आपको कितना भी पढ़ा देंगे ना, पेडागोजी आपके कॉमन सेंस का चीज है ना, आपको उस जगह पर खुद को रख के एनालिसिस करना होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तभी आप आंसर कर पाएंगे। आप कितना थ्योरी पढ़ लें, जब तक आप दिमाग खुद नहीं लगाएंगे ना, आंसर आपका गलत होते रहेगा। तो चलिए, यहाँ 9 नंबर में क्या है, शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी सक्षम संभव है।
शिक्षण का कार्य जो होगा वहां पे छात्रों की सबसे ज्यादा भागीदारी संभव है। तो कैसे कैसे संभव है? व्याख्यान द्वारा, यानी आप लेक्चर दे देंगे, टीचर आएंगे क्लास में लेक्चर दे देंगे तो सबकी भागीदारी हो जाएगी। और दूसरा चर्चा द्वारा, है ना, डिस्कशन द्वारा, स्टूडेंट भी डिस्कस कर रहा है टीचर के साथ, स्टूडेंट स्टूडेंट फिर टीचर स्टूडेंट आपस में डिस्कस कर रहा है, ये तरीका। या फिर पुस्तक विधि द्वारा, है ना, सबको किताब दे दी पढ़ियो, या फिर ऑडियो विजुअल कोई वीडियो दिखा दिए। तो सबसे ज्यादा कह रहा है यहाँ पे भागीदारी, पार्टिसिपेशन किसमें होगा? आप खुद सोचिए कब होगा? जब हम डिस्कस कराएंगे ना आपस में, टीचर और स्टूडेंट के बीच डिस्कशन होगा किसी बात को लेकर, अब स्टूडेंट के बीच डिस्कशन होगा तब होगा। तो चर्चा विधि, है ना, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन इसलिए क्लासेस में कराया जाता है। आजकल जितने भी क्लासेस होते हैं ना, ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट हो जाता है। तो आपका यहाँ पर बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए आ गया, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। 10 नंबर में क्या है? भाषा। अब आपको दिख रहा होगा पूरा पूरा स्क्रीन पे आ रहा है। भाषा, ये प्रश्न आपको देखना है 10 नंबर। 10 नंबर पे हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन आप पढ़ें, ये क्वेश्चन है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। भाषा का अभिव्यक्तात्मक कौशल किसको मानेंगे आप? सुनना और बोलना, अगर वो सुन लेता है और बोल लेता है इसको मानेंगे। अगर वो पढ़ लेता है और लिख लेता है इसको मानेंगे। अगर वो सुन लेता है और पढ़ लेता है इसको मानेंगे, या बोल लेता है और लिख लेता है इसको मानेंगे। यहाँ सबसे पहले इसको समझना होगा, इसको समझिएगा तभी आप ऑप्शन पर जा सकिएगा। अभिव्यक्तात्मक क्या है? अभिव्यक्ति करना है ना, किसी चीज को अभिव्यक्त करना है ना, बोलना है। क्या करना? अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त करने के लिए क्या लिखना जरूरी है? हम बोल के अभिव्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखना वाला ऑप्शन नहीं होगा, जहां जहां लिखना है उसको आप काट दीजिए। ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो अभिव्यक्त करना है ना, अभिव्यक्त करना है। तो यहाँ पे है, अब ये दोनों में होगा, एक है सुनना और बोलना, एक है सुनना और पढ़ना। इन दोनों में आपको करना है कौन होगा? अभिव्यक्त करना, बातों को क्या करना है? बोलना। तो बोलना दोनों में भी है, बोलना यहाँ पर है। तो देखिए अब हम लोग निष्कर्ष पे आ गए, बोलना इसमें नहीं है। अभिव्यक्त करना, मैं शुरू से कर, अभिव्यक्त करना मतलब क्या? बातों को बोलना। तो बोलना किसमें है? बोलना यहाँ पर है। तो ये आपका आंसर, ऐसे आपको टिक आउट करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या ट्रिक अपना है? अभिव्यक्त करने के लिए हमको लिखना जरूरी नहीं है। अभिव्यक्त करने का मतलब होता है बोलना, जैसे अभिव्यक्ति की आजादी। हमारे संविधान का आर्टिकल 19 क्या कहता है? हमको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, और उसके तहत प्रेस को अभिव्यक्ति की आजादी मिली है। तो अभिव्यक्ति यानी बोलना। तो बोलना यहाँ भी था, लेकिन साथ में क्या था? लिखना, इसलिए हट गया। लेकिन ये दोनों में जब हम लोग आए तो यहाँ पर बोलना सिर्फ इसी में है। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। हम अच्छा से सुनेंगे और अच्छा से बोलेंगे, यही हो गया अभिव्यक्ति, है ना। 10 नंबर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक मुहावरा है। देखिए पेडागोजी आपको पढ़ना है, ये क्लियर हो गया। पेडागोजी आपका रहेगा, जो भी सेक्शन वहाँ पेडागोजी आपका रहेगा। तो हिंदी का पेडागोजी हम लोग करेंगे अच्छा से। अब यहाँ पर क्या है? एक मुहावरा है, यानी आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना क्या होगा? मुहावरा जितना है उसको याद करना होगा। और मुहावरा याद करने में मजा भी आता है, ज्यादा उसमें झंझट नहीं। अगर 2 बार पढ़ लेंगे ना तो ऑप्शन में आपको कोई भी मुहावरा आएगा, आप निश्चित रूप से सही आंसर कर लेंगे। आंख का तारा, मुहावरा का अर्थ क्या है? नहीं बताइए, मेरा आंखों का तारा है। आंखों का तारा मतलब क्या हो गया, है ना? आंखों का तारा मतलब बचपन से हम लोग पढ़े, आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा। आंख का तारा बहुत प्यारा, है ना। आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा। तो 3 नंबर। तो 11 नंबर तक हम लोग आ चुके हैं। और कितने प्रश्न रहेंगे हिंदी में? 15। हिंदी में कितना प्रश्न रहने वाला है ये आपको पता ही होगा। हिंदी में कितने प्रश्न रहने वाले हैं? तो 15। हिंदी में आपको 15 प्रश्न रहने वाले हैं। और 15 क्या इसमें रहेगा?
ये आपका हिंदी में हो गया 15 और फिर इंग्लिश में रहेगा 15, है ना। ये जो एक जो यूनिट बनाया है 30 नंबर का, और ये रहेगा आपका इंग्लिश का, इंग्लिश में 15 मिला के कितने हो जाएंगे 30। तो 30 प्रश्न जो रहेगा, अभी हम लोग हिंदी का देख रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग किसको देखेंगे, इंग्लिश का देखेंगे। इसके बाद किसका देखेंगे हम लोग, इंग्लिश का। तो अभी हम लोग हिंदी का देख रहे हैं, तो हिंदी में हम लोग 11 ऐसे देख लिए, 11 प्रश्न आया, और जो 4 प्रश्न जो आएगा ना, वो आपका पैसेज से आएगा, हिंदी गद्यांश से आएगा। 4 प्रश्न किससे आएगा, हिंदी गद्यांश से आएगा 4 प्रश्न। तो चलिए अब एक गद्यांश को सॉल्व कर लेते हैं। और गद्यांश को सॉल्व करना ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको कितना जल्दी पढ़ते हैं, कितना जल्दी समझते हैं। और आंसर करने का मैं ट्रिक बता दूंगा, कैसे आप गद्यांश को पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कैसे आंसर करना चाहिए। चलिए गद्यांश पे चलते हैं, उस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़िएगा। चलिए मैं आगे कर रहा हूँ। इसके बाद गद्यांश के वापस हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस तरह का गद्यांश दिया गया था 2012 के प्रश्न में, आपको दिखना चाहिए, है ना। काफी पॉइंट मैंने बड़ा रखा है, तो मैं इसे एक बार पढ़ देता हूँ। वैसे आप भी पढ़ पा रहे होंगे, इतना बड़ा है। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए, और ये मैं पढ़ूंगा बाद में, मेरा जो ट्रिक है बनाने का, पहले उस पर चलते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। इससे जो क्वेश्चन आ गया है, पहला क्वेश्चन को आप पढ़ लें। जब भी बनाइएगा आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन यहाँ पे है, तो क्वेश्चन को आप पढ़िए। इसके बाद आपको पैसेज पे जाना है, पैराग्राफ पे, इसके बाद जाना है गद्यांश पे। शिष्टाचार, शिष्टाचार का पहला गुण है ना, विनम्रता, चापलूसी, तिरस्कार, इसमें से कोई नहीं। एक प्रश्न आप देख लिए, मैंने शिष्टाचार से जुड़ा हुआ जब हमको टर्म मिलेगा, वहां पे परचेस में पेन क्या करेंगे, स्टॉप, अंडरलाइन। शिष्टाचार से जुड़ा हुआ चीज मिलेगा, वहां पे हम लोग क्या कर देंगे, अंडरलाइन उसको कर देंगे। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न आपका इससे जुड़ा हुआ, इस पैसेज से जुड़ा हुआ, उस दूसरे प्रश्न पर आएंगे। दूसरा प्रश्न है पैसेज का, दूसरा प्रश्न है क्या है, हमें किसके प्रति विनम्रता दिखानी चाहिए, हमें किसके प्रति विनम्रता दिखानी चाहिए। तो ये भी जब विनम्रता चीज मिलेगा आपका पैसेज में या गद्यांश में, उस विनम्रता पर भी आपको स्टे हो जाना है, वहां पर भी अंडरलाइन कर लेना है। क्वेश्चन को पहले आपने पढ़ लिया, हमें किसके प्रति विनम्रता नहीं चाहिए, और एक था शिष्टाचार से जुड़ा हुआ। अब हम लोग चलते हैं कहां पर, आप पैसेज को पढ़िए, आप पैसेज को पढ़िए, आंसर आपको तुरंत मिलेगा। और जब भी आप बनाएंगे एग्जाम्स में ऐसे ही करना है ना, पहले क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ लेना है, फिर हम लोग पैसेज पे जाएंगे। चलिए इसको पढ़िए। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए, समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए क्या करना है, शिष्टाचार। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के भिन्न भिन्न नियम भिन्न भिन्न है, यद्यपि उनके आधार प्रायः समान ही है। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है, शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसीलिए किसी बड़े के बुलाने पर, देखिए हमने अंडरलाइन पहले किया, शिष्टाचार है ना, और विनम्रता, तो हमने प्रश्न पहले पढ़ लिया है, तो वो सब मैंने पहले कहा, जब मिल जाए उसको तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए। और अब हम लोग आंसर पे देखिए, आंसर जब करेंगे तो कितना आसान रहेगा। और थोड़ा सा आपका पैसेज है, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है, यही पैसेज कंप्लीट है ना, ये पैसेज कंप्लीट है। और अब हम लोग प्रश्न पे आएंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, हमने कहाँ तक पढ़ा है, चलिए तो फिर से जो बाकी है उसको देख लेते हैं। हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए, इसीलिए किसी बड़े के बुलाने पर, यहाँ तक हमने पढ़ा था, हाँ, अच्छा, क्यों ना कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। हमें कैसे बोलना चाहिए, जी हाँ। जब कोई बड़ा बुलाए तो विनम्रता के साथ जी हाँ, जी नहीं, मैंने जी लगाना चाहिए उसके पहले, ताकि उसका रिस्पेक्ट होता है। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले को लठ मारा जा रहा है ऐसा लगे उसको, है ना, सुनने वालों को ऐसा ना लगे। अब पढ़ लिया आपने, अब चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। एक पेज में हालांकि नहीं हो पाया है, इसलिए थोड़ा आपको
कैसे दिक्कत होगा, लेकिन फिर से मैं उसको सामने कर दूँगा। जब क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर हम लोग ऑप्शन पे चले जाएंगे। अभी ऑप्शन को फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है। पैराग्राफ को फिर से देख लेंगे। आप पहले क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लें। शिष्टाचार, शिष्टाचार पहला गुण है किसका? शिष्टाचार पहला गुण किसका है? विनम्रता का, चापलूसी का, तिरस्कार का, या इसमें से कोई नहीं? विनम्रता का है, जिस जहाँ तक याद है कि शुरू में ही था, सेकंड वाले में जो अंडरलाइन हम लोग किए थे वहाँ लिखा था शिष्टाचार विनम्रता का पहला गुण होता है। तो चलिए इसको चलते हैं एक बार। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? विनम्रता। और इस पर हम लोग यहाँ ऑप्शन पे चलते हैं। ये आपका पैसेज है। अब आप पैसेज को यहाँ पढ़िए, ठीक है। पैसेज को पैसेज का ये लाइन पढ़िए। शिष्टाचार, शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है क्या है? विनम्रता। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण क्या है? विनम्रता। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन से, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 15, इस पैसेज से जुड़ा हुआ 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हो गया। अब इस पे हमें किसके प्रति विनम्रता दिखानी चाहिए? ये आप अगर ऑप्शन नहीं भी पढ़ेंगे ना, वहाँ सॉरी आप अगर पैसेज नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आंसर कर पाएंगे। हमें विनम्रता किसके प्रति दिखानी चाहिए? ये समान सा शिष्टाचार है, तो शिष्टाचार से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो ये कह रहा है कि हमें किसके प्रति विनम्रता दिखानी चाहिए? बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, बराबर वालों के प्रति, या सभी के प्रति? ठीक है। तो किसके प्रति दिखाना चाहिए? तो बड़ों के प्रति, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोटों के प्रति नहीं दिखाए, छोटों के प्रति भी दिखाना है ना, उससे भी हमें अच्छे समझ रखना है। बराबर वालों के प्रति भी दिखाना है, सभी के प्रति, ये भी हाँ सभी के प्रति भी कर सकते हैं। लेकिन जब इस प्रकार का ऑप्शन आए तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, उस पर हमको करना है। क्योंकि दुनिया में सबके प्रति हम विनम्र रहेंगे, क्या दिक्कत है? अच्छी बात है, सबके प्रति विनम्र रहना चाहिए। सबके प्रति है ना, छोटों के प्रति रहो, बड़ों के प्रति रहो, है ना, सभी के प्रति, अपने दुश्मनों के प्रति विनम्र रहो, है ना। तो गांधी का देश है, एक गाल में अगर थप्पड़ मारते हो दूसरा गाल दे देते थे, है ना। तो उस देश में हम लोग रहते हैं। हमें सबके प्रति विनम्रता दिखानी चाहिए। लेकिन ऑप्शन जब इस प्रकार के रहे तो नंबर लेने के लिए जो सबसे सही है, सबसे सटीक है, उस पर हमको जाएंगे, उसके साथ ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। ये कितना प्रश्न हो गया? 15। हालांकि और एक पैसेज था जो कि बीच में मैंने उसे स्किप कर दिया, क्योंकि दो पैसेज बना के क्या फायदा? पैसेज बहुत समान सा चीज है, और पैसेज में किस प्रकार का पैसेज आएगा वो एग्जाम के दिन ही पता चलेगा। आपको कितना भी पैसेज करा देंगे ना, कोई फायदा उससे नहीं है। मैं जो तरीका बताया वो तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, उसके बाद हम फिर पैसेज को पढ़ेंगे। ये तरीका अपनाना है। मैं तरीका बता रहा हूँ। गद्यांश कोई रटा नहीं सकता है, गद्यांश कोई एग्जाम में लड़ा भी नहीं सकता, यही गद्यांश है, ठीक है। ऐसा संभव नहीं। तो 15 प्रश्न जो पेपर कर सकते हैं आपका लेवल 1 के टू 5 के लिए था, जो कि 2012 के जेटेक में आया था, उसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो ऐसी क्लासेस आज से लगातार जारी रहेगी। और क्लासेस के साथ साथ अगर आपको नोट्स भी चाहिए, आपको क्या चाहिए? नोट्स। क्लासेस के साथ साथ आपको नोट्स भी चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और मैंने आज ही टेलीग्राम चैनल अपना क्रिएट किया है, और आज से आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, और क्लासेस की जो वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। वो क्लासेस की वीडियो भी मैं वहाँ पर डाल दूंगा। अगर चैनल पे नहीं भी देख पाएंगे तो वहाँ भी देख सकते हैं, और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेट जो होगा क्वेश्चंस का, आप उसका प्रैक्टिस सेट अगर कर सकते सॉफ्ट कॉपी लेना चाहें तो आपको टेलीग्राम पे सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। अगर सॉल्व करना चाहें मेरे साथ तो हम लोग लाइव प्रैक्टिस सेट भी वीकली सॉल्व करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट सप्ताह में सॉल्व करेंगे, जिसमें 5 सेक्शन का प्रश्न होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फैक्टर नंबर 1। थैंक यू।